सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो मैक्सिमम मेडिकल के स्टूडेंट्स का गलत होता है। मैं बात कर रहा हूं एवोल्यूशन चैप्टर में हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की। एंड हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हुई हैं कि P क्या है, Q क्या है, डोमिनेंट अलील क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मैक्सिमम मेडिकल के बच्चे इसको गलत करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो के बाद आई एम श्योर ये टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड इसके बाद कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल तुम गलत नहीं करके आओगे। सो आज की वीडियो हमारे इस ऑनगोइंग सीरीज की थर्ड वीडियो है जहां पर मैं सबसे ट्रिकी टॉपिक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डल चुकी है, तो अब तक अगर तुमने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर उन वीडियोस को जरूर देखना, तुम्हें बहुत कुछ क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर हम हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स के जितने अलील्स हैं, उन अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं पी प्लांट की एक पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल्स की, एंड उन 100 इंडिविजुअल्स में जो डोमिनेंट अलील होता है हाइट का, मतलब कि कैपिटल टी, वो मान लेते हैं 70% इंडिविजुअल्स के पास है, एंड 30% जो हमारा रिसेसिव अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी 30% है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 70 और 30 हमेशा ही ऐसी रहनी चाहिए। चाहे आप आज चेक करो, चाहे 5 साल बाद चेक करो, चाहे 10 साल बाद चेक करो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझो कि हार्डी-वीनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो नेचर में मैक्सिमम केस में एग्जिस्ट नहीं करता। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एक आइडियल केस सिनेरियो है, एंड आइडियल केस सिनेरियो भी कैसा, जहां पर रैंडम मेटिंग हो रही है, पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। एंड अब आपको पता है कि नेचर में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी पॉपुलेशन है उसमें एवोल्यूशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एवोल्यूशन हमेशा होता है। इसीलिए हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट है मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अगर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है मतलब एवोल्यूशन हुआ है। कितना चेंज हुआ है उतना ही एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन है, एंड किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है वही एवोल्यूशन की डायरेक्शन है। तो इस टॉपिक में पहले हम बात करेंगे हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल इक्वेशन की, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड किन डायरेक्शंस में ये इक्विलिब्रियम मूव कर सकता है। सो सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर एक जीन है, मान लेते हैं हम जीन की बात करते हैं हाइट के जीन की, एंड उस हाइट के जीन की 2 अलील्स हैं, मान लेते हैं कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये पॉपुलेशन में मिलता है, उसको हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पी से, एंड जो रिसेसिव अलील है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये डिनोट करता है, उसको ये स्मॉल क्यू से डिनोट करता है। अब मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ये स्मॉल पी और ये स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ये 2 चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक अलील की पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक इंडिविजुअल के पास कोई अलील आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैक्सिमम बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ही क्लियर नहीं है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक रैंडम प्लांट है, उस रैंडम प्लांट के पास अगर हाइट के 2 अलील हैं, पहला अलील कैपिटल टी होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैपिटल टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर तुम्हारा आंसर आता है 50%, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, तो 50% कैपिटल टी 50% स्मॉल टी, एंड मैक्सिमम लोगों का प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। वो इसको इसी तरीके से समझते हैं कि या तो ये होगा या ये होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम समझने से पहले थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब वो चांसेस 0 से लेके 100% के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, इसलिए हम उसको 0 to 1 बोलते हैं। 0 का मतलब है कि वो इवेंट बिल्कुल नहीं होगा, 1 का मतलब है कि वो इवेंट सर्टेनली होगा। एंड प्रोबेबिलिटी कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, इवन 0.5,
बट हमेशा 0.5 होगा या 50% होगा ये जरूरी नहीं है। ये 0.1 भी हो सकता है, 0.73 भी हो सकता है, 0.62 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अभी जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है एंड मॉनसून पीक पर है, और मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बाहर बारिश आ रही होगी, तो तुम भी गेस कर सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी 50% तो नहीं होगी। अगर तुम सोचो, तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम बोलो कि सर या तो आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, 50% आ रही होगी, 50% नहीं आ रही होगी। बट तुम्हें भी पता है कि मॉनसून में बारिश आने के चांसेस थोड़े तो ज्यादा हैं, 50% से तो आई गेस ज्यादा ही होंगे। और यही क्वेश्चन अगर मैं तुमसे मई जून की भरी गर्मी में पूछूं कि भाई 5 मई को बारिश होने के चांसेस कितने हैं, अगेन तुम्हें पता है कि अगर आसमान बिल्कुल साफ है, धूप बहुत खिली हुई है, तो डेफिनेटली 50% से तो बहुत ही कम चांस है, मे बी 1 या 2% होंगे। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि एक इवेंट सिर्फ हाँ या ना की टर्म्स में नहीं होता है, 50% नहीं होती उसकी प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो अब वो यहां कैसे होती है इसको भी समझो। इसको भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं कल को तुम्हारी क्लास में आता हूं और मैं 1 लाख रुपए रैंडमली किन्हीं भी 10 बच्चों में बांट देता हूं। तो मैंने किसी एक बच्चे को 1 लाख रुपए दिए और मैंने उसको बोल दिया कि किन्हीं भी 10 बच्चों में इन 1 लाख रुपए को 10-10 हजार करके बांट दो, और मैं क्लास से बाहर चला जाता हूं। तो मेरे पीछे उस एक रैंडम बच्चे ने 10 बच्चों को 10-10 हजार रुपए करके बांट दिए। 10 मिनट बाद मैं क्लास में आता हूं। अब मुझे नहीं पता कि किस बच्चे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं है। अब सुनो यहां पे 2 चीजें। अगर मैं तुमसे पूछूं 10,000 रुपए वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 100 में से कितने बच्चों के पास 10,000 रुपए हैं, तो आई एम श्योर तुमने गैस कर लिया होगा, आंसर होगा 10, क्योंकि 10 बच्चों के पास 10,000 रुपए हैं, 90 बच्चों के पास रुपए नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चिल्ड्रन विद 10,000 रुपीज इज 10 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स विद 0 रुपीज इज 90। अब असली खेल समझो। अब यहां पे अब अगर मैं किसी एक रैंडम बच्चे को उठाता हूं और उसके पास 10,000 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर भी होगा 10। तो यहां पे 50 मत सोचना कि सर या तो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर 100 में से सिर्फ 10 बच्चों के पास 10,000 रुपए हैं, तो किसी एक रैंडम बच्चे के उन 10 बच्चों में होने के चांसेस 10% है और 90 बच्चों में होने के चांसेस 90% है। तो 10% यहां पे 2 चीजें बता रहा है। एक तो पूरी क्लास में कितने बच्चों के पास 10-10 हजार रुपए हैं, वो भी 10% है, एंड एक बच्चे के पास 10,000 रुपए होने के कितने चांसेस हैं, वो भी 10% है। सिमिलरली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो स्मॉल p है वो 2 चीजें डिनोट करता है। एक तो स्मॉल p ये बताता है कि पूरी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कितनों के पास डोमिनेंट अलील है, एंड एक इंडिविजुअल के पास एक लोकस पे एक अलील डोमिनेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो भी स्मॉल p ही डिनोट करता है। तो आई एम श्योर यहां पे क्लियर हो गया होगा कि अगर अपने एग्जांपल में स्मॉल p की वैल्यू 70% है एंड स्मॉल q की वैल्यू 30% है, तो एक अगर रैंडम प्लांट लो आप जो डिप्लॉयड है, जिसके पास 2 अलील होंगे हाइट के, तो पहला जो अलील है उसके कैपिटल T होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इट वुड बी 70%। तो अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा बैक करो, इस टॉपिक को दोबारा सुनो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसके बिना हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में तुम्हें नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले लोकस पे डोमिनेंट अलील होने की अगर प्रोबेबिलिटी 70% है, क्या लगता है जो दूसरा लोकस है उस पे भी कैपिटल T होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आई एम श्योर तुमने गेस कर ही लिया होगा, ये भी 70% होगी, क्योंकि टोटल अलील्स में से 70% डोमिनेंट अलील है, तो एक अलील का डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 70% है। दोनों कैपिटल T एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे एक खेल समझना होगा तुम्हें। अगर हम 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को एक साथ निकालना चाहते हैं तो इंडिविजुअल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। समझो इसको, अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब कैपिटल T होने की प्रोबेबिलिटी 70% है और दूसरे कैपिटल T की प्रोबेबिलिटी भी 70% है, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 70% ऑफ 70%, या सिंपल सरल शब्दों में इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 0.7 into 0.7, that would be 0.49, and 0.49 can also be represented as 49%. अब आई नो तुम में से बहुत लोगों का दिमाग यहीं पे गुम हो गया होगा कि सर हमने 70 को ऐड क्यों नहीं किया, या 70 का एवरेज क्यों नहीं निकाला, भाई 70 + 70/2 कर देते 35% आता, ये 49% ही क्यों आया? तो अगर तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसके लिए भी एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल लेते हैं हम कॉइन टॉस करने का। तो जैसा कि तुम्हें पता है एक कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। इमेजिन करो मैंने एक बार कॉइन उछाला और मैंने
उसको देखा नहीं, मैंने किसी बच्चे को दिखाया कि बताओ भाई इसमें हेड आया टेल आया, मैं खुद नहीं देख रहा हूँ। अब दो प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड होगा या टेल होगा। मैंने बिना देखे कॉइन दोबारा उछाला और फिर उस बच्चे को दिखाया कि अब बताओ क्या आएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बार हेड आया होगा, क्या आंसर होगा तुम्हारा? समझो इसको। पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। मुझे नहीं पता पहली बार हेड आया टेल आया है, आधे आधे चांस है। फिर मैंने कॉइन दोबारा उछाला, अगर पहली बार हेड आया होगा, दूसरी बार हेड आने की अगेन उसका 50%, दूसरी बार टेल आने की फिर से 50%। लेकिन अगर पहली बार टेल आया होगा तो दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन उसका 50% एंड टेल आने की 50%। तो 4 प्रोबेबिलिटीज हैं। इन 4 प्रोबेबिलिटीज में से दोनों बार हेड आने के चांसेस, तो खुद समझो, पहली बार हेड आने के 50%, उसके बाद भी हेड आने के 50% टेल के हैं, 50% हेड के, दोनों एक साथ आने के 50% ऑफ 50% यानी कि 25%। तो हमने यहां पे क्या किया है, हमने 0.5 इंटू 0.5 किया एंड आंसर इज 0.25 या 25%। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ध्यान ये रखना है, जब भी प्रोबेबिलिटी को तुम मल्टीप्लाई करोगे कभी भी परसेंटेज को मल्टीप्लाई मत करना। ये मत करना कि सर 70% इंटू 70% 4900%, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा या तो तुम्हें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 70/100 इंटू 70/100, या तुम्हें डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.7 इंटू 0.7, एंड दोनों से ही जो आपका आंसर है वो आएगा 0.49 या 49%। तो आई होप इतना क्लियर हो गया है। तो अगर हम बात करें इसी एग्जांपल में रिसेसिव इंडिविजुअल्स की, तो अब उसको समझो। तो अपने एग्जांपल में जो डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है 70%, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है 30%। अब अगर तुम एक रैंडम प्लांट उठाओ, अगेन उसके पास 2 अलील होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका पहला अलील रिसेसिव होगा? आंसर इज 30% या 0.3, एक ही बात है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोबारा रिसेसिव अलील होगा? अगेन 30% या 0.3, एंड दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमने अभी सीखा, क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी की, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 0.3 इंटू 0.3 दैट इज 0.09, ऑल्सो नोन एज 9%। तो कहने का मतलब दोनों रिसेसिव अलील एक साथ आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9% है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स 9% होंगे। अब देखते हैं हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में पहला डोमिनेंट अलील होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 या 70%। दूसरा रिसेसिव अलील होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 या 30%। क्या हो जाएगा आंसर? 0.21। लेकिन समझो एक और केस भी तो है, अगर पहला रिसेसिव अलील हो और दूसरा डोमिनेंट अलील हो तब भी तो सेम चीज होगी। जेनेटिक्स में हमने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ अलील से फर्क पड़ता है, ना कि ऑर्डर ऑफ अलील से। क्या मतलब ये कि कैपिटल टी या स्मॉल टी एक साथ लिखो या स्मॉल टी और कैपिटल टी एक साथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। क्योंकि ऐसे प्लांट के पास एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है। तो इस केस में स्मॉल टी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, कैपिटल टी होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 0.21। तो कितने चांसेस हैं कि एक अलील डोमिनेंट होगा और एक अलील रिसेसिव होगा? और ये प्रोबेबिलिटी 2 बार आ रही है, एक 0.21 इधर, एक 0.21 इधर। तो दोनों का टोटल जो सम टोटल है वो कितना हो जाएगा? 0.42। तो आई होप अब तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालते हैं। अब इसको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने कैसे स्टेट किया उसे समझते हैं। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा 70 और 30 तो नहीं होगी, हो सकता है 90 और 10 हो सकता है 50-50 हो सकता है 60-40 हो, कुछ भी हो सकती है। एंड हमें पता है कि मैथ में जहां पर कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती है वहां पे वेरिएबल्स की एंट्री होती है। तो उन्हीं वेरिएबल्स को दिखाने के लिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय P, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। सो नाउ यू कैन गेस कि किसी भी एक जीन के अगर 2 ही अलील हैं तो डेफिनेटली दोनों अलील की जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम टोटल हमेशा 100% होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर एक जीन के 2 ही अलील हैं तो 100% होगी उस जीन की फ्रीक्वेंसी। अगर 70% टोल के अलील हैं तो 30% ड्वार्फ के अलील हैं, और 70 और 30 तो हमेशा 100 ही होगा। तो इसका मतलब जो आपकी डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है प्लस जो आपके रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है उसका सम टोटल हमेशा 1 या 100% होता है। इसी के साथ अगर एक जीन के 2 ही अलील हैं तो पॉसिबिलिटी 3 बनती है इंडिविजुअल की, या तो वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, या वो होगा होमोजाइगस रिसेसिव, या वो होगा हेट्रोजाइगस। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम टोटल में तुमसे पूछूं तो अगेन वो भी 100% होगा। भाई सारे के सारे इंडिविजुअल्स मिला के आंसर तो 100% ही होगा ना। तो अगर हम बात करें
इन तीनों की तो इनका सम टोटल भी 1 होगा। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं तो वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इंटू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब हमारे एग्जांपल में p इंटू पी, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर। सिमिलरली होमोजाइगस रिसेसिव के लिए इट वुड बी q इंटू क्यू, ये हो जाएगा q स्क्वायर। एंड हेट्रोजाइगस के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल T स्मॉल t हो या स्मॉल t कैपिटल T हो। तो एक के लिए PQ, दूसरे के लिए QP, एंड PQ और QP तो एक ही बात है, तो PQ प्लस PQ वुड बी 2PQ। तो अगर हम इन तीनों का भी सम देखेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1 और 100%। और इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमने अभी यहां पर देखा कि P प्लस Q इज 1, तो अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे अगेन आंसर क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है और लॉजिकली भी प्रूव हो रहा है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुमने क्या करना है, तुमने ये दो इक्वेशंस एक साथ लिखनी है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 एंड p प्लस q इज इक्वल टू 1। और p और q आपस में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो एक जगह लिखना है। इसके बाद तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें 3 क्वेश्चंस दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना और तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे चाहिए। Ready? First question is, in a population, the frequency of dominant allele that is P is 60%. Tell me the frequency of homozygous recessive individuals. So repeat कर रहा हूं, the frequency of dominant allele is 60%. Tell me the frequency of homozygous recessive individuals. The second question is, in a population, the frequency of homozygous dominant individuals is 64%. The frequency of homozygous dominant individuals यानी कि कैपिटल T एंड कैपिटल T, इनकी फ्रीक्वेंसी इज 64%. टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव अलील, तो मुझे रिसेसिव अलील यानी स्मॉल t की फ्रीक्वेंसी जाननी है, यानी कि मुझे Q जानना है। एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन, in a population the frequency of homozygous recessive individuals is 49%. Tell me the frequency of heterozygous individuals. तो 49% है homozygous recessive, आपने मुझे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम्हारे तीनों ठीक होंगे इसका मतलब ये टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एंड इसके बाद इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड बेल आइकन को दबाया हुआ है। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी और टॉपिक तुम मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके ऊपर भी मैं सूनर और लेटर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।